नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। बात कर रहा था नेपाल के हमारे एक साथी हैं उनसे बात कर रहा था। वो भी बड़े चर्चित वहाँ के व्यक्ति हैं, सिनेमा के, टेलीविज़न के। उनसे मैं बात कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्या संभावना है, क्या आशंका है, क्या नेपाल में जो चल रहा है वो कौन चला रहा है, ये सब सारी बातें हो रही थी। देखिए नेपाल में जो हो रहा है वो उसमें बड़ी अलग-अलग तरीके की बातें आ रही हैं। हालाँकि जो हुआ एक तरह से समझिए कि बहुत बुरा हुआ कि वहाँ जान-माल की भारी क्षति पहुँची है। पहले नागरिक मारे गए, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मृत्यु हुई, हत्या हो गई, एक तरह से कहिए जला करके उनको मार दिया गया, घर में बंद करके आग लगा दी गई तो जला करके ही मार दिया गया। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जो और हैं उनके घर में लूट-पाट हुई, घर जला दिए गए, संसद जला दी गई, सुप्रीम कोर्ट जला दी गई और सरकारी ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आक्रोश है, वहाँ के लोगों का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को भी कई लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। और कहना है कि वहाँ जो जो पिछले 17 सालों में जो 15 सरकारें बदली, उसमें से खास करके दहल जी का बड़ा नाम आ रहा है। प्रचंड जी का, प्रचंड दहल जिनके निर्देश जिनकी अगुवाई में वहाँ राजशाही का अंत हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। उसमें भी आरोप लगे थे कि वो चीन के हाथों खेल रहे हैं। अभी भी चल रहा है, वो चीन है कि भारत है कि अमेरिका है, ये सारा चल रहा है। और आपको पता है कि नेपाल जो है वो दोनों तरफ से वो 2 देश के बीच में घिरा हुआ है एक तरह से कहिए। इधर भारत है, उधर चीन है। तो उसके यहाँ कोई भी सामान आना-जाना है तो भारत से आना-जाना है, सबसे ज़्यादा निवेश भारत से है, चूँकि भारत से उसके गहरे संबंध है। नेपाल से चूँकि हिंदू राष्ट्र, शुरू से हिंदू राष्ट्र रहा, राजशाही रही है और भारत के बड़े बेहतरीन संबंध रहे हैं। भारत का भारी इन्वेस्टमेंट है नेपाल में और भारत की सीमा जो है वो सीमा है भी और नहीं भी है जैसे समझिए। और मधेसी लोग जो वहाँ कहाते हैं, जो भी सीमांचल इलाका है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ भरे हुए हैं, मिथिला का बड़ा प्रभाव है वहाँ पे। पशुपतिनाथ में जो मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर जिसको कहते हैं, उस मंदिर में कन्नड़ ब्राह्मण है और सदियों से वहाँ पे भारतीय पुजारी हैं वहाँ। उन्हीं के देख-रेख में मंदिर चलता है, पूजा होती है, तमाम चीज़ें होती है। हमारे साथी बता रहे थे कि वहाँ राजशाही के दौरान भी राजा का कुछ नहीं चलता था, वहाँ चलता था उसी का जो वहाँ पे पुजारी हैं, वो जैसे चाहें वो चीज़ों को हैंडल करते थे। और वो बता रहे थे कि किस तरह से बहुत पहले जो है सोनिया गांधी वहाँ गई थी राजीव गांधी के साथ, मंदिर जाना चाहती थी सोनिया गांधी, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। यहाँ हिंदुओं का केवल प्रवेश है, बाकी किसी दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश नहीं है। राजशाही राजा से कहा गया, राजा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो सब उन्हीं के हाथ में। तो ये सारी चीजें बता रहे थे हमारे साथी और है। और ये अब कई लोगों को लगता होगा कि हिंदू धर्म के जो समर्थक हैं, कट्टर समर्थक या ठेकेदार जो हैं, जो पॉलिटिक्स भी हैंडल करते हैं कि मंदिर में दूसरे लोगों की क्या आवश्यकता है। इसी ने जो है हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा कबाड़ा किया। इसमें ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा, ढिमकाना नहीं आएगा, हम ही जिसको तय करेंगे आएगा। एक तरफ बोलते हो सब ईश्वर की संतान है, ये पूरी पृथ्वी जो है ईश्वर ने बनाई है, ब्रह्मा ने रचा है, विष्णु पालन करता है, शिव कल्याण करता है। दूसरी तरफ ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, आप तय करने लगते हैं। तो ये हमारे धर्म के भीतर बड़ी गहरी बीमारी है जो भारत में भी हम लगातार देखते रहते हैं। वही हाल वहाँ भी है, नेपाल में भी। लेकिन इन सब से परे नेपाल में जो गरीबी है, जो नेपाल में बेरोजगारी है, वो भयावह है। हमारे देश में भी वही हाल, हमारे देश और नेपाल में बहुत ज़्यादा का फ़र्क आप मत समझिए। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमने जो संविधान बनाया वो अद्भुत संविधान है। नेपाल में ये सारी चीज़ें नहीं है। नेपाल अभी-अभी कुछ साल पहले 15-17 साल पहले लोकतांत्रिक देश बना है और वहाँ भी राजशाही के लिए लोग खड़े हैं। भारत में उस तरह कोई राजशाही नहीं थी। जमींदार थे लेकिन जमींदार कहा गया कि जमींदार ज़्यादातर वो बीजेपी के साथ खड़े रहे और आज जो स्थिति है कि जैसे लग रहा है कि राजशाही या हिंदू राष्ट्र को वापस लौटाया जा रहा है, सेंगोल लाया गया, कई सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूत है और संविधान चूँकि हम सब संविधान से चलते हैं, संविधान सर्वोपरि है। बीजेपी सरकार को भी संविधान से चलना पड़ता है। अब चले न चले लेकिन मानना तो पड़ता है कि संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान मानना पड़ेगा।
संविधान मानने में कमजोरी दिखाएंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हाल हुआ था वो वापस दोहराया जा सकता है। और यह विश्वास जो अब बीजेपी के प्रति बढ़ा है लोगों में, वो इसी वजह से बढ़ा है कि संविधान को लेकर के उनका जो नजरिया है, जो आरएसएस का जो कॉन्सेप्ट है, संविधान विरोधी हो जाता है। तो शुरू संविधान के खिलाफ उन्होंने विरोध किया था, जब संविधान लागू हुआ था तिरंगा का विरोध किया था। अब जाकर के वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय, और तिरंगा को घर घर तिरंगा, संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन लोगों को पता है कि ये जो कई तरह के खेल खेलते हैं आरएसएस वाले, और उनका मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने की जब बात आती है तो फिर वही आ जाता है कि मनुस्मृति, संविधान खारिज हो जाता है। नेपाल में भी वही चल रहा है, वहां हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, राजशाही लाना चाहते हैं। बड़ा हिस्सा है, लेकिन बड़ा हिस्सा है जो लोकतंत्र चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां जो हुआ है नेपाल में, हालांकि अब सेना ने कंट्रोल में ले लिया है, चीजें थोड़ी सुधरनी शुरू हो गई है। सेना ने अपील की है लोगों से कि भाई आप जो है देश की संपत्ति का नुकसान न करें। लेकिन वहां मूल सवाल जो है वो, जिसकी वजह से, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका, चीन और एनजीओ जो फंडिंग, विदेशी फंड से एनजीओ जाते हैं, उसका खेल है। भारत में भी जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो एनजीओ पे आरोप लगे थे कि एनजीओ ने सारा खेल खेला है। और केजरीवाल तो एनजीओ से ही आए थे, कई सारे एनजीओ लगे, और जो यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके खिलाफ आंदोलन चला और फाइनली जो है यूपीए सरकार उखाड़ दी गई। उसमें में भी भ्रष्टाचार के बड़े भारी आरोप लगा थे, भ्रष्टाचारी है सरकार। और केजरीवाल ये कह करके आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नारा दिया था। लेकिन क्या हुआ उसका, सरकार बन गई, दिल्ली क्या बदली। फिर जो है नरेंद्र मोदी भी आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करके कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और देश को जो है सुंदर देश बनाएंगे। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या सरकार दिखाई पड़ती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है? नहीं दिखाई पड़ रही है सरकार। और आम आदमी का जीवन जो है मुश्किल हुआ है, महंगाई बढ़ी है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, नेपाल भारत इतना गडमड है, बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता। केवल दिखाई अंतर ये पड़ता है कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में होना संभव नहीं है, क्योंकि भारत अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, ढेर सारी पार्टियां, ढेर सारे विचार हैं, और बहुत मजबूत है यहाँ लोकतंत्र, बहुत मजबूत है। इसको वो वामपंथी विचारधारा भी है यहाँ, कांग्रेस मध्य मार्गी विचारधारा भी है, एक्सट्रीमिस्ट भी है, दक्षिणपंथी विचारधारा भी है, समाजवादी भी है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई विचारधारा नहीं, हर जगह शामिल है। ऐसी भी पार्टियां हैं जो सत्ता में। फिर जो है वो सामाजिक न्याय वाली विचारधारा भी है, पेरियार की विचारधारा है, दलित वंचित समाज की विचारधारा है। तो कई विचारधाराएं हैं, और यहाँ एक विचारधारा एक तरीके से चीजों को हैंडल कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए बार बार जो आम आदमी की निगाह है वो टिक जाती है वापस कांग्रेस की तरफ तक, क्योंकि कांग्रेस जो है मध्य मार्ग की पार्टी है। और अब जब राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो लगता है कुछ बेहतर होगा। और ये भी हुआ कि कांग्रेस को जिस तरह से बदनाम किया गया है, कांग्रेस पे आरोप लगे, नरेंद्र मोदी हो या केजरीवाल हो, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस ने भारी करप्शन किया है, कुछ साबित नहीं हो पाया, किसी को जेल नहीं भेज पाए। और जिन पर ईडी सीबीआई ने मुकदमे चार्ज किए वो तमाम लोग बीजेपी के साथ आकर मिल गए और वो पवित्र हो गए। तो ये समझ में आया कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी ताकत से लड़ रही थी, या कितनी ताकत से लड़ रही है। करप्शन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, करप्शन हमारे देश में है, हर जगह है, न्यायपालिका में है, कार्यपालिका में है, सड़क पे है, ऑफिस में है, हर जगह करप्शन। और कल हमारे साथी देखिए बात भी कर रहे थे, जो हमने कहा कि हम नहीं मानते हैं, कॉरपोरेट का कब्जा है, लेकिन कॉरपोरेट इतना ताकतवर हो जाए कि सरकारों को अपनी उंगली पे नचाने लगे, तो हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात है। नेपाल के लिए भी कॉरपोरेट अगर इतना ताकतवर हो जाए कि वो जैसे चाहे सरकार चलाए और लोकतंत्र नाम का रह जाए, कि पब्लिक वोट तो दे रही है लेकिन वोट कहाँ जा रहा है, वोट की कैसे चोरी हो रही है, और पॉलिटिशियन किस तरह से नेताओं की एक कॉरपोरेट कंपनियों के एजेंट बने हुए हैं और अरबों रुपए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं। नेपाल के लिए कहा जाता है कि वहाँ पे लगभग पॉलिटिशियन जो है उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, भारत में पढ़े, जापान में पढ़े, चीन में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, दूसरे, और भारी संपत्ति जमा की है। यह भी कहा जाता है कि 10% लोगों के हाथ में पूरी संपत्ति है।
60% से ज्यादा संपत्ति 10% लोगों के हाथों में, और 40% में फिर बंटवारा है। और उसमें ढेर सारे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, जिनके पास अनाज नहीं है। भारत में भी देख लीजिए तो 85 करोड़ लोग, लगभग 70 लाख, 70% के करीब लोग जो है 5 किलो अनाज पर, सरकार, मैं नहीं कह रहा, सरकार कहती है कि 5 किलो अनाज हम देते हैं तो उनका घर चलता है, उनका परिवार चलता है। क्या जीवन का मकसद केवल घर परिवार चलाना है? परिवार परिवार जीवन जिंदा रहना है, या मनुष्य के जीवन का मतलब तरक्की करना है, उन्नति करना है और बेहतर जीवन की तरफ बढ़ना है? सरकार उस दिशा में कहाँ प्रयास कर रही है? मैं पढ़ता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई बार जो दुनिया के जो चर्चित देश हैं, जहाँ कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खुशी है, फिनलैंड की बात करते हैं। हमारे साथी एक मियाँ खान जी फिनलैंड के रहने वाले हैं, वो भी बताते हैं और हम पढ़ते भी रहते हैं। फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये सारे देश है जहाँ लोग बोलते हैं कि वर्क प्रेशर है नहीं, लोग खुश हैं, काम करें करें नहीं करें, उनका जीवन जो है बड़ा सुलभ है, क्योंकि उनके हेल्थ और जो शिक्षा की जिम्मेदारी है वो सरकार के पास है। तो जो संपन्न राष्ट्र है, जहाँ संपन्न लोग हैं, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार के पास है, और हमारे भारत और नेपाल जैसे गरीब देश के पास जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो प्राइवेट के पास है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो वीडियोज ये भी आते हैं, आप देखते भी रहते हो, आप खुद भी जाते होंगे तो महसूस करते होंगे, सरकारी अस्पतालों में भी रिश्वतखोरी चल रही है। वार्ड बॉय से लेकर के सुपरिटेंडेंट तक घूस लेते हैं, हेल्थ मिनिस्टर घूस लेते हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो करप्शन के दीमक से भरा हुआ है। इसकी सफाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ी चिंता है भारत में भी, और नेपाल में भी यही चिंता है, और इसी चिंता ने नेपाल में आग लगाई है। लोग कह रहे हैं कि जब हमारा कुछ भला होना ही नहीं है तो ये रह करके क्या हो। मतलब निराशा का ये लेवल है कि उनको लगता है कि हमारा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं। और देखिए वहां वित्त मंत्री को सड़क पे लतियाया गया, दौड़ा करके पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्री को मारा गया, वर्तमान प्रधानमंत्री जो इस्तीफा देकर के भागे किसी तरह, चूंकि सेना उनके साथ खड़ी थी और किसी तरह उनको बचाया और उनको सुरक्षित स्थान पर ले गया। सुरक्षित स्थान कहाँ है वो तो अभी पता नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री और जो है वहां उनके घर जला दिए गए, मारपीट की गई। एक पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी तो पत्नी को जला दिया गया। हिंसा जो है भयानक है। सेना ने दखल दिया है, और बालन शाह और रवि, उन दोनों से अपेक्षा की जा रही है कि वह शांति व्यवस्था स्थापित करें। बालन शाह के बारे में बता रहे थे हमारे साथी की बालन शाह जो है वो मधेसी है, हालांकि जन्म लिया है उन्होंने वहीं काठमांडू में, नेपाल में, इंजीनियर है, और वहाँ लगभग जिलों में उन्होंने सरकारी अधिकारी के तौर पे, इंजीनियर के तौर पे सेवा दी है। बड़ी लोकप्रिय है, रैपर है, गायक है। और नेपाल में पहली बार काठमांडू के वो मेयर बनाए गए, निर्दलीय लड़े और मेयर बन गए। उनकी लोकप्रियता का ये हाल है। हालांकि वहाँ बता रहे थे कि नेवार जो समाज है उसका कब्जा रहा है, एक तरह से कहिए वहाँ काठमांडू पर, और नेवार समाज के लोग ही शाक्य जो है, शाक्य नेवार यानी शाक्य वहाँ कहलाते हैं, और उनका कब्जा रहा है, उसमें बनिए भी शामिल है, और वही लगातार वहाँ के मेयर रहे, वहाँ सारा चीज करते रहे। लेकिन बालन शाह जब पहली बार मेयर बने हैं, निर्दलीय मेयर बने हैं, मधेसी हैं और मैथिल मूल के हैं, तो वो अब वहाँ पे बात है कि जो संकट ये है कि लोगों में बहुत भारी आक्रोश है, और आक्रोश इस लेवल पे चला गया, निराशा के बाद जो तबाही का होता है कि अब भाई हम नहीं रहेंगे तो तुम काहे के लिए हो, हम कमाएं, हम पैसा जमा करें, हम जो है आपको टैक्स दें, आप अय्याशी करो और हम भीख मांगे, तो अच्छा है कि खत्म ही कर दो इसको। ये वाला भाव नेपाल में चला गया। भारत में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि भारत में ये कब होगा। सोचिए गुस्से का क्या आलम है। लेकिन ऐसा न हो तो अच्छा हो, चुकी जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, फाइनली जो भी सरकार आएगी आम आदमी को ही उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं जो यहाँ सड़कें बन रही है 50 साल के लोन पर, जो पैसा आ रहा है विदेशों से, विदेशी बैंकों से, वो लोन जो है किसको चुकाना है? हम ही को चुकाना है। आप इससे अंदाजा लगाइए, सड़कें बन रही है तो एक तो हम लोन चुकाएंगे 50 साल तक, हमारे बच्चे चुकाते रहेंगे। आज जो लोन लिया है 50 साल तक चुकाया जाएगा, सोचिए 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी चली जाएगी उसमें। फिर आप देखिए रोड पे क्या टैक्स है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स भरते हैं, सड़क पे चलते हैं तो आपको हर जगह 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 पे जो है वो लगा हुआ है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बैरियर लगे हुए हैं, और वहाँ पे
वसूला जाता है, कहीं 100 रुपया, कहीं 150 रुपया, कहीं 50 रुपया, कहीं 70 रुपया, टोल टैक्स के नाम पर। और हर जगह टोल टैक्स है सालों से। मैं मुंबई में देख रहा हूँ 35 साल से दहीसर चेक नाका जो है चल रहा है, और वहां पैसे वसूले जा रहे हैं। पैसा वसूल ही नहीं हो रहा, जबकि कहा जाता है कि इतना पैसा वसूल लिया है कि 4 गुना से ज्यादा वसूल लिया है। लेकिन टोल टैक्स एक बार लग जाते हैं तो खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो दुधारू गाय है। और हम आप सब मजबूर हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। पत्नी, आप याद कीजिए, मैं अब गांव याद करता हूँ, जब छोटा था तो कम लोग काम करते थे, ज्यादा लोग खाते थे। मुझे याद है कि बाढ़ आ जाती थी, हम मतलब 4 साल में समझिए 3 साल बाढ़ और सूखे से परेशान रहते थे किसान। आज भी वही हालत है। लेकिन फिर भी हमारे पिताजी जो है, खाने की कमी हमारे घर में नहीं होती थी। खास करके जो ये जो 1966 के बाद हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद की स्थिति में बता रहा हूँ। उसके पहले तो बड़ी बड़ी बुरी हालत थी देश की। खाने का अनाज नहीं होता था, हमारे घर में भी ये स्थिति होती थी, हमारे गांव में भी होता था। चावल वगैरह नहीं खा पाते थे। कोई अच्छे आदमी आते थे, रिश्तेदार आते थे, तो ही चावल वगैरह खा पाते थे, लेकिन जैसे तैसे जीवन गुजारते थे। रोटी भी गेहूं की रोटी सब लोग नहीं खा पाते थे। गोजाई हमारे यहाँ कहा जाता था, उसमें पचअंजा भी कहते थे उसको। कई अनाज जाकर के छींट आते थे, जो कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। और वो जौ होता था, चना होता था, उसमें अलसी होती थी, जिसको तीसी हमारे यहाँ बोलते हैं। कौन सा सीट तो बोलते हैं, मैं भी भूल गया, अचानक अंग्रेजी में कमजोर हूँ। वो आजकल कहा जा रहा है कि वो अलसी खाइए और सेहत बनाइए, पर कोलेस्ट्रोल कम करता है। तो उसके अलावा जो है चना होता था उसमें। तो ये वो सारे अनाज पचंजा डाल दिया जाता था, और 4 मन, 5 मन, 6 मन ऐसे कुछ हो जाता था 1 बीघा खेत में। आज तो 1 बीघा खेत में लोग जो है 40-40 मन अनाज उगा रहे हैं, क्योंकि तब खाद इस्तेमाल उस तरह से नहीं होता था। मुझे याद है जब मैं थोड़ा समझने लगा था, तब यूरिया आने लगा था। यूरिया आज भी आ रहा है, आज तो यूरिया सब अभी भी हम चीन पे आश्रित हैं। और आज जो है खाद 10 किलो 1 कट्ठा में डाला जा रहा है, मतलब 20 गुना खाद बढ़ गया डाला जाना। और आज देखिए खाद की क्या हालत है। बिहार जाइए आप, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह चीन ने हाथ खींच लिया कि हम नहीं देंगे, तो हाहाकार मचा हुआ है। एसडीएम कहते हैं कि एक झापड़ मारेंगे तो यही मुंह तो दूंगा, किसान को बोलते हैं। और हमारे यहाँ कोई आक्रोश नहीं होता, क्योंकि वही किसान के बेटे एसडीएम जो होगा, वो ज्यादातर एसडीएम जो है, ज्यादातर जो अधिकारी बने वो किसानों के बेटे। किसान से जैसे ही बाहर निकलते हैं, सबसे पहले किसान ही छोड़ देते हैं। किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी, उनका संवेदना खत्म हो जाती है। और ये जो सरकार है, आप तो देख ही रहे हैं, वो कहते हैं कि किसान जो है वो आतंकवादी है। पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई, और बाढ़ का क्या किया, प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं, जब बाढ़ जो है कम हो गया, वहां लोगों ने अपनी मदद कर ली, हिंदू मुस्लिम एक हुए, तब ये हाल है। बहरहाल नेपाल में जो है स्थिति है, उसका असर भारत पे भी पड़ना है। उसके सकारात्मक भी है, नकारात्मक। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं चीन है इसमें, कुछ लोग कर रहे हैं दोनों है, कुछ लोग कह रहे हैं चुप चुप भारत भी अपनी जगह बना रहा है। लेकिन भारत की क्या जगह है, वो भारत में हम देख पा रहे हैं। अब ट्रंप महोदय जो है अभी मुस्कुरा दिए हैं। 6 सितंबर को उन्होंने जो कमेंट किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी खिल गए। और अब देखिए कि वहाँ ये चल रहा है कि अब दोनों के बीच समझौता होने की बात चल रही है, कि भारत और जो अमेरिका है, उन दोनों के बीच वापस समझौता हो सकती है। और ट्रंप जी ने देखिए लिखा है कि अपने पोस्ट में, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, लाइन सुनिए, आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस पोस्ट के 5 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी एक्स पे ट्वीट किया और लिखा कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर्स। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ट्रेड नेगोशिएशन भारत अमेरिका पार्टनरशिप की असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बना देगी।
और हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हम साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का है। तो अब देखिए, ये भी चर्चा थी, आपने भी किसी साथी ने लिखा था कि वो बता रहे हैं दुबे साहब की ट्रंप ने कहा था कि अडानी का जो शेयर है उसमें 50% शेयर हम भी शेयर होल्डर होना चाहते हैं, और अमित शाह जी ने मना कर दिया था, और उसके बाद सारी तबाही हुई। तो डील जो है यही होता है, और नेपाल में भी ऐसी ही डील हो रही थी जिससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिलता। डील तो हो रहा था, जैसे समझिए कि रूस से हम सस्ता तेल तो लेके आ रहे थे, रूस से सस्ता तेल भारत खरीद रहा था, भारत के उद्योगपति खरीद रहे थे, लेकिन भारत के नागरिकों को क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला, क्या फायदा हुआ उससे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फायदा हुआ अंबानी साहब को, फायदा हुआ जो पेट्रोलियम के धंधे में लगे हुए उनका, भारत सरकार का, मंत्रियों का, पेट्रोलियम मिनिस्टर और फलाना मिनिस्टर और ढिमकाना मिनिस्टर, बीजेपी का, आरएसएस का। आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी को मिला सैंक्शन, 50% सरचार्ज, नौकरियों पे आफत, महंगाई, और अब जो है शेयर बाजार में ढेर सारे लोगों का नुकसान हुआ, शेयर बाजार गिरा। अब अमेरिका फिर कह रहा है फिर शेयर बाजार उठेगा, फिर कुछ लोग घुसेंगे, फिर डुबाएंगे। तो ये खेल जो है उद्योगपतियों का खेल। दुर्भाग्य की बात है कि भारत में भी उद्योगपतियों का खेल चल रहा है, और जो कारपोरेट कंपनी की बात कर रहे थे हमारे साथी सैयद अहमद, कि कारपोरेट सब खेल खेल रहा है, कॉरपोरेट को हम खेलने दे रहे हैं, क्योंकि हमारे राजनेता जो है करप्ट है, देश उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशन फर्स्ट तो बोलते हैं, लेकिन नेशन फर्स्ट उनके लिए नहीं है। अमेरिका में कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट ट्रंप, लेकिन अमेरिका उनके लिए पहले है क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट, अपना बिजनेस फर्स्ट, अपने बेटे दामाद फर्स्ट। हमारे देश में भी यही हो रहा है। हमारे देश में भी नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं और फर्स्ट कराने में लगे हुए हैं अपने बाल बच्चों का। चुनाव आयुक्त के बच्चे सब जगह सेटल हो जाते हैं, कमिश्नर कलेक्टर बन जाते हैं, मंत्री के बेटे जो है सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मंत्री के बेटे जो है कहीं बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। आम आदमी धक्के खाता है, कमर भर पानी में घुस करके स्कूल जाता है, माथे पर कुर्सी रख करके अपनी बीमार पत्नी को लेकर के कंधे पे बिठा करके अस्पताल पहुंचता है, और अस्पताल में भी इलाज नहीं होता है। स्कूल जाता है बच्चा, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती। मास्टर साहब कहते हैं जाओ पहले लैट्रिन साफ कर दो, लैट्रिन साफ करके आ गए, उसके बाद कहते हैं कि जरा पाँव दबा दो। लड़कियों को ये भी कहा जा रहा है कि हमारे साथ रहो, हमारे साथ घूमो, तो तुम्हें पास कर देंगे। ये कॉलेजों की स्थिति है, स्कूलों की स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति है। एसडीएम, डीएम, एसपी, पुलिस ऑफिसर, दरोगा। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी सब इंस्पेक्टर का जन्मदिन मनाया जा रहा था और बार बाला लाई गई, उसके साथ वीडियो जो वायरल हो रहे हैं कितने भयावह, सस्पेंड कर दिया गया, कहा कि एसपी साहब ने तुरंत सस्पेंड किया। आगे नहीं पता चलेगा आपको, सस्पेंड हुआ फिर प्रमोशन पा गया, क्या हुआ, क्योंकि इतनी जो हिम्मत कर रहा है, जाहिर है उसके पीछे कोई है दीवार बनकर खड़ा है जो सत्ता में बैठा हुआ है, और ये पूरे देश की हालत है। बीजेपी आई थी ये कह करके कि हम जो है राष्ट्रवाद, हिंदू, सब खोखला साबित हुआ। न किसान का कुछ हुआ, न युवा का कुछ हुआ। मंदिर बन गया, क्या फर्क पड़ा? कितनी इकोनॉमी बढ़ गई, दुनिया के कितने लोग आ गए। बहरहाल नेपाल के लिए भारत सरकार ने जारी किया है कि भारतीय नेपाल ना जाए, लेकिन जिन भारतीयों के रिश्तेदार नेपाल में हैं वो क्या करें, इस पर कुछ नहीं कहा। जो भारतीय वहां फंस गए हैं, चूंकि काठमांडू में जो एयरपोर्ट है वो बंद है, और जो टूरिस्ट वहां गए हैं वो परेशान है। कुछ टूरिस्टों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि किस तरह से होटल में आग लगा दिया गया, उनके लिए बड़ी मुश्किल है, वो कैसे भारत आए। उस पर भारत सरकार चुप है। वो कहेगी कि क्या हमारे लिए गए थे? मोदी जी बोल सकते हैं, क्या हमारे लिए नेपाल गए थे? नेपाल गए थे तो आए, वो जाने, किसान उनके लिए थोड़े मर रहे थे। तो ये हमारी सरकार है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में देखिए क्या हुआ, उपराष्ट्रपति बन गए। लगा खूब चल रहा था यूट्यूब पे भी, जो एक तरफ गोदी मीडिया, दूसरी तरफ यूट्यूब मीडिया जिसमें मैं भी शामिल हूँ। यूट्यूब मीडिया में चल रहा था कि कुछ होगा, खेला होगा। मैंने भी एक हेडिंग लगाई थी, खेला होगा।
खेला हुआ नहीं। खेला ये हुआ कि सरकार के साथ लोग जाके खड़े हुए, क्योंकि सबके हित सरकार के साथ जुड़ते हैं और सबको अपनी गद्दी सबसे इम्पोर्टेंट है। वो चाहे नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जगन मोहन रेड्डी हो या बीजू जनता दल के नेता हो, सबके लिए अपनी सत्ता इम्पोर्टेंट है, खुद इम्पोर्टेंट है। जेल नहीं जाना है, तमाम खतरे हैं। कौन खतरों से खेलता है? खतरों से खेलने की आदत कहाँ है लोगों के पास? अब तो जो है खतरों से वही खेलते हैं जो जान हथेली पर लेकर खेलते हैं, वो चाहे सेना के जवान हो। लेकिन उनकी पत्नी को आसाम में, आपको पता होगा, याद होगा आपको कि वहां मणिपुर में सेना के जवान की पत्नी को नंगा करके घुमाया। क्या होगा? ये आम आदमी की हैसियत है। हमारे देश में यही हैसियत है नेपाल में। और देखिए अब जो है फिर से बिहार में, अब बिहार फिर से लाइमलाइट में आएगा। एक तो जो एसआईआर को लेकर के जो हंगामा चल रहा था, उसके हंगामे को कमजोर किया है, या कहिए मजबूत भी किया, कह सकते हैं, दोनों एंगल से सोच सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने तो आधार कार्ड आपको मानना होगा, 12वां डॉक्यूमेंट है, तो आधार कार्ड सब सबमिट कर रहे होंगे। ऐसे भी 30 तारीख तक है डेट, तो उसमें बहुत सारे लोग जो जागरूक हैं वो सबमिट करेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया उनका रह जाएगा, फिर आगे करेंगे। ऐसा थोड़ा है कि इस बार नहीं हुआ तो आगे बढ़े। और सरकार अगर चाह लेगी कि अब किसी जमीन हथिया ले, कुछ नहीं कर सकते, घंटा बजाते रह जाएंगे। तो इसलिए घंटा बजाइए और सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए, यही नियति है। और इसकी वजह है कि हम जब कल हमारे साथी कह रहे थे कि धनंजय जी मैं अपनी बात तो रखूंगा, सुरेंद्र भाई, देखिए सुरेंद्र भाई है हमारे साथ, नमस्कार सुरेंद्र भाई। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, हमारे कहने का मतलब ये था कि आपको अधिकारों के प्रति सजग होना होगा। देश में क्या चल रहा है इसके प्रति सजग होना होगा। शिक्षा बेहतर हो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। मंदिर बनाने के लिए दौड़ पड़ते हो, मस्जिद बचाने के लिए दौड़ पड़ते हो। मेरे मन में लगातार ये ख्याल आता है, देश का कोई गांव नहीं है जहां मंदिर नहीं है, कोई गांव नहीं है जहां मुस्लिम रहते हैं और मस्जिद नहीं। लेकिन देश के ढेर सारे गांव हैं जहां स्कूल नहीं है, जहां अस्पताल नहीं है। किसी को चिंता है? मंदिर और मस्जिद में भगवान रहते हैं, अल्लाह रहते हैं, सर्वोपरि है, सबसे ताकतवर है, वही सब करते हैं। उनका मंदिर बनाने के लिए, उनकी मस्जिद बनाने के लिए नाचते कूदते मारते पीटते पता नहीं क्या सब कुछ दान करने को तैयार है। लेकिन जिस मंदिर में आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज, जिस मंदिर में आपका इलाज होता है, अस्पताल, उसके लिए आपको चिंता नहीं। वो आप कहते हो सरकार बनाएगी, नहीं तो जाएंगे 50 किलोमीटर दूर। जब कोई मर जाएगा तो गला फाड़ के रोएंगे, सरकार ने बनाया नहीं। क्या करें हम? वहां लूट लिया, वहां पीट लिया, वहां कूट लिया। उनके लिए मैं कर रहा हूँ सुरेंद्र भाई, ये चेतना तो आपके भीतर होनी चाहिए ना, कि हमारे लिए मंदिर ज्यादा जरूरी है कि स्कूल ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए मस्जिद ज्यादा जरूरी है कि अस्पताल ज्यादा जरूरी है। ये चिंता अगर आपको नहीं है तो बड़े लोग तो विदेश जाके इलाज करा ही लेते। तो फिर तो नेपाल में जो हो रहा है वो फालतू कूद रहा है, उससे क्या परिवर्तन आ जाएगा? क्योंकि जब तक आप नहीं जागरूक होगे, हिंसा कर लिए, जला दिया, सब खत्म कर दिया, फिर जो है सरकार आ जाएगी, कोई बैठ जाएगा, वो ही करेगा। क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरी दुनिया जो है वो कारपोरेट के हवाले अगर है, या हर कोई में भीतर है कि हमको पैसा चाहिए, तो जागते रहो। खाली वो नारा थोड़े है, सोन जागना पड़ता है। हम एक बार जाकर के वोट दे आते हैं, सो जाते हैं, चलो मंदिर बचाएंगे, अब चलो मस्जिद बचाएंगे। तो मंदिर मस्जिद बचाओ और वहीं पढ़ाई करो, वहीं से नौकरी मांगो। फिर सड़क पे क्यों आंदोलन करने उतरते हो भाई? सरकार के खिलाफ नारे क्यों लगाते हो? सब कुछ तो भगवान करता है, सब कुछ अल्लाह करता है। तो अल्लाह से कहो कि भैया नौकरी दो हमको, अल्लाह वहां रोजगार देंगे, कुछ सीढ़ी उड़ी लगवाएंगे जन्नत तक। भगवान से कहो कि नौकरी देंगे, वो सीढ़ी लगवाएंगे, ढेर सारे लोगों को काम मिल जाएगा। इससे निकलना होगा सुरेंद्र भाई। मैं इसलिए कह रहा था कि गधे जो है वो हाथी की बारी ऊंचाई थोड़े ले पाएंगे। तो गधा से अगर आपको इंसान बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और इस चेतना में आना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे बच्चों के लिए स्कूल जरूरी है। बिना शिक्षा, कब से कह रहे हैं, बाबा बाबा साहब ने कहा, उनके पहले जो है फूले दंपति ने कहा, महात्मा फूले ने क्या कहा था? शिक्षा सबसे जरूरी है, और अगर अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो शिक्षित बनो। 100 150 200 साल से लोग कह रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आया। घंटा बजाना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगता है।
कांवड़ ढोने से मुक्ति मिल जाएगी। तो कांवड़ ढोने के लिए मंदिर बना रहे हैं सरकार, आप भी बनाओ, सरकार भी बनाए, और फिर आप प्रवचन देते हो आरक्षण है, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अरे इनका भी तो आरक्षण है, देखिए चार, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें वो कह रही थी लड़की जो राजद की प्रवक्ता है, आजकल बड़ी चर्चित है, प्रियंका भारती, 4 पीठ है, चारों पीठ पे जो पीठाधीश्वर है वो ब्राह्मण है, ये 100% आरक्षण ले रहे हैं, और ये इनको 25%, 27%, 15%, 7% से आपत्ति। जो 100% आरक्षण ले रहा है वो कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर दो। वहां आरक्षण खत्म ना करो, वहां भी करो, तो वहां कहोगे योग्यता के आधार पे कितने योग्य हैं पीठाधीश्वर जो है शंकराचार्य, उनकी वाणी सुनिए और समझ में आ जाएगा कितने कितने मनुष्य बने वो समझ में आता है, कितने बड़े मनुष्य हैं, कितने ऊंचे उठ गए, धर्म दिन रात धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं और ईश्वर के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाए। अभी भी भेदभाव है उनके भीतर, गहरे भेदभाव है, वो हिंदू मुसलमान का भेदभाव है, वो जातियों का भेदभाव है, ये हालत है। और हम उनके चरण धो करके पीने के लिए लालायित रहते हैं, मरे जा रहे हैं। अरे उनके चरण हमारे घर आ गए तो हम तो जिंदा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। सुरेंद्र भाई साहब, इससे निकलना, और इससे जब तक नहीं निकलेंगे, अब घंटा बजाते रहिए, सरकार बदलते रहिए, कुछ नहीं बदलने वाला है। सरकारें बदल जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन नौकरियों के लिए वैसे ही भागना पड़ेगा, क्योंकि आपका सबसे जो मुश्किल काम है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य पे होता है, उसकी चिंता नहीं है आपको। मैं कल ही बात कर रहा था, मैं गया हुआ था पटना, हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि सर जो है 1.5 करोड़ रुपया लगेगा तो सही जगह पे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस के लिए, 5 साल का कोर्स, 1.5 करोड़ रुपया। आप जोड़िए 1.5 करोड़ रुपया मतलब कितना का साल पड़ा, 30 लाख का, 5 × 15, 30 लाख प्रति वर्ष, 30 लाख प्रति वर्ष में यानी कितना हुआ, 2.5 लाख रुपया महीना। तो 2.5 लाख रुपया महीना बच्चे की पढ़ाई के लिए। क्यों भाई, हमने कहा कि अरे सर मेरिटोरियस होना चाहिए, और सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजों में पढ़े, वो बच्चे पढ़ते थे। बोले सर अभी सरकारी कॉलेजों की जो मेडिकल कॉलेज है उनकी उतनी कीमत नहीं है जितनी कई प्राइवेट वालों के नाम लिए, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, विज्ञापन हो जाएगा उसका, कि इन इन कॉलेजों का बड़ा नाम है और इस जगह पर बच्चे पढ़ेंगे तो बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। तो 2.5 लाख बच्चे को पढ़ाने के लिए, हर जगह घूस है। फीस कितनी महंगी है, सामान्य स्कूलों में जाइए तो कम से कम 1,500 रुपया प्रति मंथ फीस है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के लिए। ठीक ठाक अगर थोड़ा ठीक स्कूल है तो, जिसको कहते हैं कि हाँ स्कूल है, कुछ चीजें हैं। उसके बाद जो है अस्पताल जाते हैं तो अगर कोई मामूली बीमारी हो गई, अगर 2 दिन भर्ती रहना पड़ा तो लिख लीजिए लाख रुपए का खर्चा है। खाने पे कितना खर्चा करते हैं, और अगर भोजन अच्छा नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे ज्यादा गरीब हिंदुस्तान को यही बनाता है। हिंदुस्तान की गरीबी खत्म नहीं होती, उसके पीछे वजह यही है कि हम, जब शिक्षा की बात आती है तो हमको घर और जमीन बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, और जब अस्पताल जाने की बारी आती है तो हमको घर जमीन गिरवी रखना पड़ता है, फुटपाथ पे आ जाना पड़ता है। खाने के लिए कोई फुटपाथ पे नहीं आता कि पेट भरने के लिए चला गया। दारू के लिए होता है कि दारू के लिए जो है घर बेच दिया, फलाना बेच दिया, लेकिन बड़ी आबादी हमारे देश की जो गरीब रह जाती है, उठ नहीं पाती है गटर से या गड्ढे से निकल नहीं पाती है, उसके पीछे शिक्षा और स्वास्थ्य पे होने वाला खर्च, और ये खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या किसी ने ये चिंता की कि हमारे गांव में, हर गांव में स्कूल हो, हमारे हर ब्लॉक में कॉलेज हो, टेक्निकल कॉलेज हो। मत नहीं चाहिए हमको पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन तकनीकी तौर पे इस तरह से हम खड़े हो जाएं कि बिना नौकरी के हम जी सके, हम अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं, ऐसा है नहीं है। मेरी वाइफ बता रही थी कि ढेर सारे लोग जो सब्जी वाले हैं, जिसको वो लंबे समय से जानती पहचानती है, वो उनके बच्चे भी सब्जी बेच रहे हैं। पता चला एमए किया हुआ, एमकॉम किया हुआ, लेकिन सब्जी बेच रहा है। बोला एमकॉम करके जॉब में उतना पैसा नहीं है हमारे पास जितना सब्जी बेच करके हम कमाते हैं, हमारे पास कई घर है। तो ये जो मानसिकता है कि एमए करके हम सब्जी बेच रहे हैं, अनपढ़ भी सब्जी बेच रहा है, दोनों सब्जी, बाप अनपढ़ था, 5वीं क्लास पढ़ा था, सब्जी बेचने मुंबई आया, बेटा भी बैठ के सब्जी बेच रहा है, और कह रहा है कि हम 10,000 रुपये डेली कमा रहे हैं, 5,000 डेली कमा रहे हैं, 2,000 डेली कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, शिक्षा की कीमत नहीं,
ये समझना होगा। तो हर जगह स्कूल कॉलेज शिक्षा का मूल मकसद है कि आप इंसान बनते हो, आपका व्यवहार बदल जाता है, आपके सोचने का ढंग बदल जाता है। क्या सोचने का ढंग बदल रहा है? आप याद कीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या बोला था, एलओपी को देना पड़ेगा हलफनामा। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है, जिसकी जवाबदेही जो है संविधान के प्रति है। तो ये नेपाल जो है, नेपाल में वो बुरा हुआ, भारत में न हो इसकी मैं कामना करूंगा, लेकिन आपको जागरूक होना जरूरी है। सत्य और अहिंसा जो गांधी लेकर के चल रहे थे, ढेर सारे हैं जो मंदिर और मस्जिद के फेर में गांधी को गालियां देते हैं। उनको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, मंदिर बचाया जाना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद बताया जाना जरूरी है। अरे सबसे जरूरी तुम्हारे बच्चों का भविष्य है, जिसके बचाने के लिए चिंतित हो, और वो भविष्य बचाने का काम शिक्षा करेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था करेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा अगर नहीं है तो घंटा बजाते रहो, घंटा नहीं कुछ होने वाला। ये जो ये बदला है, जो आजादी से पहले क्या हालत थी देश की, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। आजादी से पहले कॉलरा से हजारों लोग, लाखों लोग मर जाते थे, कॉलरा से। आज कोई कॉलरा से मरता है क्या? बोले फूड पॉइजनिंग हो गई है, कुछ नहीं, वो ले आया, वो एक बोतल पानी में, 1 लीटर पानी में डाल दिया और पीते रहिए, ठीक हो जाइए। टीबी से मर जाते थे लाखों लोग, इलाज नहीं था टीबी का, कोई घंटा बजा करके इलाज नहीं कर पाया, कोई मंदिर और कोई मस्जिद इलाज नहीं कर पाया, तो डॉक्टरों ने शोध किया और इलाज हुआ। आज टीबी से कोई मरता नहीं। कैंसर से मर जाते थे लोग, आज कैंसर से भी लोग नहीं मर रहा है, विज्ञान ने किया। वो घंटा बजाने वाले बाबा ने नहीं ला के दिया था। पानी पिला करके जमजम का और फलाना जगह का पानी पियो, पानी गंगा का पानी जाकर पियो, मर जाओगे, ये हालत है गंगा का। तो ये सुरेंद्र भाई साहब, मैं उसकी बात कर रहा था। ये चेतना आपको होनी चाहिए। आप दूसरे के पीठ पर लद करके कब तक चलना चाहते थे? कांग्रेस ने तो आपको रास्ता दिखा दिया, आपको कहा कि ये लो संविधान, तुम ही मालिक हो, अब अपना देश चलाओ। क्या देश चलाया? घंटा बजाया? बजाइए घंटा। बहरहाल हमारे साथ ढेर सारे साथी हैं। नेपाल में स्थिति सुधर रही है, चिंता मत कीजिए। हमारे देश में भी तो सुधरी हुई है, हमारा देश तो सुप्रीम है। अभी देखिए अमेरिका से फिर हम दोस्ती गांठ लेंगे, सब बम बम हो जाएगा, पूरा मीडिया गीत गाने लगेगा, मोदी जी ने करिश्मा कर दिया, कर ही दिया करिश्मा। लेकिन बिहार में जो है, जो खींचतान चल रही है सीटों के लिए, कांग्रेस कह रही है कि जो है 18-15 सितंबर तक हम सीटों पे अपना फैसला कर देंगे, लेकिन दोनों गठबंधनों में भारी खींचतान है, सबको ज्यादा ज्यादा सीटें चाहिए। जमीन पे है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको लगता हम ही है जमीन पे। वो नेता जो है ना 14 लोगों से घिरे होते हैं, और वो जो 14 लोग बोलते हैं उसको मान लेते हैं, यही हमारा सच है। वो गांव नहीं जाते, कीचड़ में नहीं सनते। कोई पार्टी का नेता को आपने देखा होगा? इतनी बाढ़ आई पटना की सड़कों पे, इतने जो है, मैं बार बार बोलता रहा कि पटना की सड़क के बाद, जो मूल सड़क के बाद जो गलियां हैं, सब में पानी भरा हुआ है। कहीं देखा आपने किसी नेता को कि वो गली से गुजर रहा पैजामा उठा करके? नहीं देखा होगा, नहीं जाता है, पब्लिक मरे उधर। और उसमें भी जो गाड़ी वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले निश्चिंत है, ऑटो वाले खुश है, क्योंकि जहां जाने के लिए 10 रुपया काफी था, वहां 50 रुपया दीजिए तो जाइएगा, उनकी कमाई हो रही है, पब्लिक भी खुश है। कुछ लोग रो रहे हैं, अरे यार क्या करे, नहीं जा रहा है। तो ये चिंता करनी पड़ेगी, ये चिंता अगर नहीं करेंगे, जाति धर्म के खेल में फंसे रहेंगे, तो बेड़ा गर्क है। नेताजी फंसे हुए, किसको टिकट मिले? और टिकट मिलने के लिए हमारे एक साथी बता रहे थे, वो आरजेडी से टिकट लेना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो है, कहा गया कि आप तैयारी कीजिए, खुद तेजस्वी जी ने कहा तैयारी कीजिए। हमने कहा अच्छी बात है, वहाँ आरजेडी का ही विधायक है, मैं नाम नहीं लूंगा, आरजेडी का ही विधायक है, वहाँ 2 बार से जीत रहा है। हमने कहा उसको हटा देंगे? बोला देखिए, कहा तो है तैयारी करने के लिए, और कहा है कि फंड जमा करके पार्टी फंड में जमा कर दीजिए कुछ धन। बड़ा अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं जमा होता है पार्टी फंड। तो भाई सही बात है, पार्टी चलेगी कैसे? घंटा बजाने से तो पार्टी चलती नहीं है। घंटा बजा करके सत्ता मिल जा सकती है, पब्लिक वोट दे सकता है घंटा बजाने से, घंटा बजाने से पार्टी नहीं चलती। उसके लिए कारपोरेट से फंड लेना पड़ता है, और उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाना पड़ता है, देश को मूर्ख बनाना पड़ता है, संविधान बदल परिवर्तन करना पड़ता है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो है ये आज से बंद, लेकिन जो पैसा लिया है वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं, काला धन पचाइए। आम आदमी के पास सही धन भी है तो पकड़ के लूट लाइए, बंद कर दीजिए जेल में।
ये जो है आईटी वाले लोग हैं, इनकम टैक्स वाले लोग हैं, छापा मार देंगे, रिश्वत लेंगे, जरा सा कहीं फंसा देंगे आपको, बोलेंगे इतना पैसा दो तो ये ठीक होगा, करते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो है ढेर सारे साथी हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। क्योंकि हमारा मकसद इस प्रोग्राम में आप लोगों से बात ही करना है, हम ही ज्यादा बोल देते हैं, मैं कम बोलना चाहता हूँ, लेकिन ढेर सारे मुद्दे हो जाते हैं, क्या किया जाए। देखिए हमारे साथ और साथी जुड़े, विपिन शर्मा जी कह रहे हैं एक्चुअली सब नेताओं की आत्मा मर गई है, बस सबको अपना और अपने बच्चे दिखाई देते हैं। शेम ऑन मौसा। हमको अपने बच्चे दिखते हैं विपिन भाई, हमको ये अपने गिरबान में भी हमको झांकना पड़ेगा कि हमको अपने बच्चे दिखते हैं, और हमको अपने बच्चे अगर दिखते हैं तो उनके भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा। लक्ष्मी अय्यर जी कह रहे हैं सच के रास्ते पर हिंसा की कोई जगह नहीं है, का कोई आकर के ये आया। सुरेश चौधरी जी कह रहे हैं धनंजय जी नमस्कार, छोटे चेतन की चेतना तो जाग गई। छोटे चेतन कौन है भाई? छोटा फंटा की बात कर रहे हैं? छोटा फंटा नहीं जाग सकता। जागने के लिए जो चाहिए आपके भीतर विटामिन, वो नहीं है। अनिल भाई नमस्कार। प्रशांत आंबड़े जी हैं, भारत में कब होगा जेन जी? जेन जेड है वो, जी नहीं है, जेन जेड। भारत में नहीं हो तो ये कीजिए कि हिंसा ना हो, जागृति आए युवाओं में, और युवाओं को लगे कि देश कैसे चले, किस तरह से करप्शन को रोका जाए। मैं एक दिन इस पर भी कहानी सुनाऊंगा। हमने एक आइडिया दिया था, हालांकि लोगों ने अमल नहीं किया, लेकिन ये आइडिया बड़ा कमाल है। कल परसों मैं आपके सामने रखूंगा, याद दिलाइएगा आप में से कोई। एक आइडिया देने वाले थे कैसे करप्शन को दूर किया जाए, कैसे लड़ाई लड़ी जाए। लड़ाई लड़ना कोई बड़ा मुश्किल काम, तलवार लेके चलने की जरूरत नहीं, खाली आप एक साथ 20 लोग खड़े तो होइए, 20 लोग का जत्था बना लीजिए और ईमानदारी की बात कीजिए, ईमानदारी से लड़िए, कोई खून खराबे की जरूरत नहीं। गांधी ने ऐसे ही नहीं बदला, गांधी में बड़ी ताकत आज भी है। थोड़ा गांधी में भगत सिंह को मिक्स कर दीजिए, हल्का सा, ज्यादा गहरा नहीं, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, लेकिन थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए तो कमाल बन जाता है। वो जो कॉकटेल बनता है ना, वो अद्भुत कॉकटेल है, और उसकी जरूरत है देश को अब। क्योंकि अंग्रेज जो है फिर भी वो लॉ की भाषा समझते थे, हम जो काले वाले अंग्रेज हैं वो लॉ की भाषा नहीं समझते, वो डंडे की भाषा खाली समझते हैं। इसलिए एसडीएम बोल देता है मारूंगा झापड़ तो मुंह दोगे यहीं पर, किसान को खाद लेने आया है 5 दिन से लाइन में लगा हुआ है, और ये कुर्सी पे बैठा एसडीएम कहता है कि मारूंगा झापड़ तो मुंह दोगे यहीं पर। इसके बाप जो है ये देश लेकर के आए अपने गर्भ से माँ के। ऐसे लोग, इनके प्रति आक्रोश तो जरूरी है, लेकिन ये आक्रोश में हिंसा नहीं चाहिए, हल्का चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए। जागरूक होना बहुत जरूरी है, इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में। शुक्रिया।